वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एक नया टॉपिक का नाम है डाइपोल मोमेंट। और हमें ये क्या समझाएगा डाइपोल मोमेंट हमें समझाएगा कि किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड्स में कितने परसेंट आयोनिक कैरेक्टर्स है। यानी कोवैलेंट कंपाउंड जो हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बॉन्ड बनता है वो 100% कोवैलेंट नहीं होते हैं। उनमें कुछ ना कुछ परसेंटेज में 1% से लेकर 60% तक क्या हो सकते हैं, आयोनिक कैरेक्टर्स हो सकते हैं। और आयोनिक कैरेक्टर्स का परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास टूल है वो है डाइपोल मोमेंट। ठीक इसी तरह से हम जो अगला वीडियो मेरा आएगा उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो 100% आयोनिक नहीं है, उनमें कुछ ना कुछ परसेंटेज में क्या है, कोवैलेंट कैरेक्टर्स होते हैं। वहां हम एक रूल पढ़ेंगे, फाजान रूल, वो हमें ये सारा एक्सप्लेन करेगा कि आयोनिक कंपाउंड्स में कोवैलेंट कैरेक्टर्स कितने हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर्स इन कोवैलेंट कंपाउंड्स। और वो टॉपिक कौन सा हमारे पास है, डाइपोल मोमेंट। तो हम पढ़ते हैं, आज हमारा टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। इसका जो सिंबल है वो म्यू है और इसका एक और नाम कहा जाता है पोलैरिटी इन कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कोवैलेंट बॉन्ड में क्या आ गई है, पोलैरिटी आ गई है। अब कैसे आई है पहले हम वो समझते हैं। तो ये मैं कुछ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के शेप लिख रहा हूं यहां पर। ये हमारे पास H2 है, ये HI है, यहां लिख देता हूं HBr और यहां लिख देता हूं HCl और एंड में लिख देता हूं HF। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन है वो इन दोनों के बीच में है। इसका मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन ना तो इस हाइड्रोजन की तरफ गए हैं ना इस हाइड्रोजन की तरफ गए हैं, तो इन दोनों के ऊपर कोई चार्ज नहीं आया है। यानी यहां पर डाइपोल, दो पोल नहीं बने। कौन से दो पोल नहीं बने हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव पोल नहीं बने हैं। तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो कैसा हो गया, जीरो हो गया है। क्यों जीरो हो गया, क्योंकि किसी भी एटम पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं आए हैं। अब आते हैं HI पर। HI में हमें क्या मालूम है कि जो I की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो हाइड्रोजन से ज्यादा है। तो क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से ये जो शेयर्ड पेयर हैं थोड़े से किसकी तरफ होंगे, थोड़े से आयोडीन की तरफ होंगे। तो आयोडीन की तरफ होने से आयोडीन के ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया है। अब यहाँ क्या बन गए हैं, डाइपोल, दो पोल हो गए हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव पोल। अब आते हैं इसके बाद HBr में। हमें मालूम है कि Br की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी I से भी ज्यादा है। तो यहाँ जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएंगे इनका मैग्नीट्यूड इस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज से ज्यादा होगा। HCl में और ज्यादा होगा ये, क्योंकि HCl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी Br और I दोनों से ज्यादा है। और HF में हमें मालूम है फ्लोरीन हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला एलिमेंट है। तो यहाँ जो चार्ज का सेपरेशन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। इसको कहते हैं पार्शियल, डेल है ये, और ये कहलाता है पार्शियल। पार्शियल का मतलब है कि 100% इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ है। शेयर्ड पेयर थोड़ा सा इस हाइड्रोजन से दूर चले गए हैं और इस Cl के पास चले गए हैं। जिसके पास जाएंगे उस पे चार्ज पार्शियली नेगेटिव और जिससे दूर जाएंगे उस पे चार्ज पार्शियली पॉजिटिव आएगा। अब जब इन सब का डाइपोल मोमेंट निकाला गया तो क्या आया डाइपोल मोमेंट, इसका जीरो था, HI का था 0. ये सब की म्यू की वैल्यू 0.38 D/। तो अब क्या आया नई चीज, D/, क्या है, डाइपोल मोमेंट की यूनिट है। हम आगे पढ़ेंगे, इसके अलावा भी एक दो यूनिट और है हमारे पास है, D/, है इसकी यूनिट। उसके बाद आते हैं HBr। HBr का जो डाइपोल मोमेंट है वो है 0.79 D/। HCl का जो डाइपोल मोमेंट है वो है 1.07 D/। और HF का जो डाइपोल मोमेंट है वो है 1.78 D/। यानी यहां का डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा है। रीजन क्या है कि यहां जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है। तो बेसिक कंसेप्ट क्या आया कि जो
पोलैरिटी है बॉन्ड की, पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। जो आपस में बॉन्डेड है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उस बॉन्ड की पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी। अब सेकंड चीज, इसमें डायरेक्शंस कहां होती है? डायरेक्शंस ऑफ पोलैरिटी। तो पोलैरिटी की डायरेक्शंस का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है वो लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट से कहां जाते हैं? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स की ओर। जैसे एग्जांपल है H और F में, तो F में इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? F की ओर चले जाते हैं। तो इसको एक क्रोज्ड एरो से शो करते हैं। ये है डाइपोल या पोलैरिटी की डायरेक्शंस, और ये किस तरह से शो होगा? है क्रोज्ड एरो से। ये क्रोज्ड एरो से शो होगा और इसकी डायरेक्शंस क्या रहेगी? लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट्स की और इसकी डायरेक्शंस रहेगी। अब ये तो हो गया हमारे पास कि डाइपोल मोमेंट कैसे मेजर करेंगे, हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन डाइपोल मोमेंट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट, जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं, जितने भी कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं उनको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कौन के दो पार्ट हैं? फर्स्ट कहलाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल, क्योंकि कंपाउंड की जो सिंगल यूनिट है उसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और यहां कौन से हो जाएंगे? पोलर मॉलिक्यूल। किसके बेसिस पर है? कोवैलेंट कंपाउंड में भी किसके बेस पर है? ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट। नॉन पोलर किनको कहा गया है? जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो है, उनके लिए हम टर्म यूज क्या लेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल। और जिनका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है उसके लिए टर्म यूज क्या लेंगे हम लोग? पोलर मॉलिक्यूल। इसका मतलब सारे कोवैलेंट कंपाउंड्स को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल और पोलर मॉलिक्यूल। अब हम आगे समझते हैं थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट के बारे में। आगे चलते हैं कि डाइपोल मोमेंट को हम मेजर कैसे करते हैं, सारी चीजें यहां पर। और किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड्स में आयोनिक कंपाउंड्स का परसेंटेज कैसे निकालते हैं, हम आगे चल रहे हैं। अगला हमारे पास क्या है कि डाइपोल मोमेंट की, फर्स्ट आते हैं डाइपोल मोमेंट के बारे में। क्या है, कैसे मेजर करते हैं, ये सारी चीजें। डाइपोल मोमेंट सिंबल्स क्या है? ये म्यू है, इसे कहते हैं MUI म्यू। अब डाइपोल मोमेंट को समझाने के लिए मैं HF का एग्जांपल ले लेता हूं। और यहां हम क्या मान के चलें कि ये इसकी डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की। यहां क्या लगा दिया मैंने? क्रोज्ड एरो लगा दिया है। इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया? पार्शियली पॉजिटिव। इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव। अब डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला म्यू इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई बाय D। अब Q क्या है? चार्ज ऑन एनी वन एटम, चार्ज ऑन एनी वन एटम, किसी एक एटम के ऊपर का चार्ज। कौन से एटम? जो आपस में दो बॉन्डेड है उनमें से किसी एक एटम के ऊपर का चार्ज, या क्या कह दूं मैं, उसके ऊपर का मैग्नीट्यूड है ये। और क्यू डी क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इसको मैं क्या कह सकता हूं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ये मैं कह सकता हूं। अब इसको मैं समझाता हूं यहां पर कि चार्ज ऑन एनी वन एटम, चाहे तो हाइड्रोजन के ऊपर का चार्ज ले लें, चाहे तो F के ऊपर का चार्ज ले लें, फ्लोरीन के ऊपर का। D क्या है? H और F के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है। इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस है, जिसे मैं क्या कह सकता हूं? बॉन्ड लेंथ भी कह सकता हूं। बॉन्ड लेंथ भी उसे हम कह सकते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग। अगला क्या है? इसकी यूनिट में बड़े कंसेप्ट लगते हैं इसके। Q क्या है? चार्ज है।
तो चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलाम्ब होती है। ये हमें मालूम है कि चार्ज की जो यूनिट है कूलाम्ब, चार्ज की जो यूनिट है वो कूलाम्ब होती है। इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम्ब। ये क्या है? चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन यहाँ क्या है कि हम चार्ज को दो तरीके से लेंगे, हम कूलाम्ब में भी ले सकते हैं और एक और चार्ज की यूनिट है 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU। ESU क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है। तो यहाँ डाइपोल मोमेंट में ये दोनों हम यूज ले सकते हैं। D क्या है? यहाँ पर डिस्टेंस है। डिस्टेंस किस में ले सकते हैं हम लोग? हम मीटर में भी ले सकते हैं और सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर में कब लेंगे? जब हम डी/बाई को कैलकुलेट करते हैं। चलो हम दोनों, मीटर में भी हो सकता है और सेंटीमीटर में भी। तो डिस्टेंस की यूनिट क्या होगी हमारे पास? या तो मीटर या सेंटीमीटर। तो क्यू की यूनिट क्या हुई हमारे पास? कूलाम्ब मीटर। ये तो है इसकी SI यूनिट, कूलाम्ब मीटर। और एक उसकी यूनिट और है, वो है डी/बाई। ये डी/बाई है। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है और हम कैसे किसी यूनिट को कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हम इसके ऊपर लेके चलता हूं आपको। इन दोनों में रिलेशंस क्या है, किन किन में रिलेशन हम पढ़ रहे हैं अब? कूलाम्ब मीटर और डी/बाई में। तो फर्स्ट आते हैं हम लोग इन दोनों में रिलेशंस ढूंढते हैं। तो क्या है? 1 डी/बाई इक्वल्स टू, डी/बाई का जो यूनिट का नेम तो है डी/बाई, लेकिन उसका सिंबल है कैपिटल D, इक्वल्स टू 3.33564 कूलाम्ब मीटर इंटू, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -30 कूलाम्ब मीटर। ये है एक फर्स्ट रिलेशन। यदि हमने म्यू को कैलकुलेट कर लिया है और यूनिट क्या आ रही है? कूलाम्ब मीटर आ रही है, तो हम उसको इस तरीके से, इस रिलेशन से डी/बाई में चेंज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है? सेकंड हमारे पास है 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU। इस कंडीशन में ये क्या हो गई? ये Q हो गया है। अब D किस में लेंगे हम लोग? यहाँ पर सेंटीमीटर में लेंगे। तो क्या हो जाएगी इसकी? ESU सेंटीमीटर। अब ESU और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है वो हम चेक करते हैं। तो क्या है वो? 1 डी/बाई 1 10 की पावर -18 ESU सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1 डी/बाई है। ये दो रिलेशन हमें याद रखने हैं। फर्स्ट रिलेशन ये याद रखना है, सेकंड रिलेशन ये याद रखना है हमें। अब सर ये क्यों बता रहे हैं? क्योंकि हमें जो डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट है वो डी/बाई में मेजरमेंट के लिए कहा जाता है। जनरली ESU सेंटीमीटर और डी/बाई में रिलेशंस आता है। तो अब हम चलते हैं इसके आगे कि इनका यूज कहाँ हम कैसे लेंगे। इसको हटा देता हूं मैं, अब इसको रिमूव कर देता हूं यहां से। तो ये हमारे पास अभी देखो ये रिलेशंस काम आने वाले हैं बच्चों। क्या है, कैसे काम आएंगे, वो सारे यहाँ पर आने वाले हैं। अब आते हैं ये रिलेशंस काम आएंगे। अब डाइपोल मोमेंट के बारे में कुछ और चीज़ें। तो फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? डाइपोल मोमेंट को मेजर करने का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। फिर हमने पढ़ी यूनिट कितनी, दो थी हमारे पास, कूलाम्ब मीटर थी और एक हमारे पास क्या थी? डी/बाई। दो यूनिट हमारे पास है। अब आते हैं इसी में एक अगला मैं फॉर्मूला ले लेता हूं और वहीं से आपको समझ में आ जाएगा ये यूनिट कैसे यूज आती है। उसके बाद हम डाइपोल मोमेंट पे डिटेल पे चलेंगे। अब परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन ए कोवेलेंट कंपाउंड, यदि हमें ये निकालना हो तो इसका फॉर्मूला क्या है? ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट। ध्यान रखना, डाइपोल मोमेंट किसी मॉलिक्यूल का जो है वो एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट होता है, हम थ्योरेटिकल कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट हुआ? ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट, पूरा लिख देता हूं, ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट डिवाइडेड बाय डाइपोल मोमेंट ऑफ कंप्लीट आयोनिक कैरेक्टर। क्या है अभी समझा देता हूं मैं आपको, ये क्या है? मल्टीप्लाई बाय 100।
किसी का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, फिर मैं HCl का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, आसान है। अब HCl के बारे में ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा, तो फर्स्ट इसको हम निकालते हैं। तो ये ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है और ये एक्सपेरिमेंट से निकला है, कितना आया है 1.07 dBi, ये एक्सपेरिमेंट से आया है। कौन सा है ये, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट है, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट। अब आते हैं डाइपोल मोमेंट ऑफ कंप्लीट आयोनिक करेक्टर्स, ये क्या है। ये पैरामीटर ये कहता है कि आप HCl को क्या मान के चलें, 100% आयोनिक कंपाउंड, और क्या माने कि यहां +1 है और यहां -1 है। ये जो पैरामीटर कह रहा है कि आप इस H और Cl के बीच के बॉन्ड को 100% आयोनिक मान के चलें, और ये माने कि यहां पर जो चार्ज है वो +1 है और यहां पे जो चार्ज है वो -1 है। तो मैं यहां इसको यदि मैं 100% आयोनिक करेक्टर्स मान के चलूं तो फॉर्मूला क्या लगाऊं, म्यू इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई बाय D। Q कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा। 1 का मतलब मैं किस में ले रहा हूँ, 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU में ले रहा हूँ। यहाँ से डी बाई जल्दी निकल जाएगा। D क्या है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, H और Cl के बीच की डिस्टेंस, और वो कितनी है यहाँ पर 1.275 एंगस्ट्रम है। इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज कर देता हूँ, तो 1.275 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, ESU और सेंटीमीटर 1 dBi के इक्वल है। तो यहाँ अब मैं किसको, Q तो ये हो गया हमारे पास चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन ESU में, मल्टीप्लाई किससे कर दूं मैं इसको 1.275 इंटू 10 की पावर -8, तो ये किस में है, सेंटीमीटर में है। तो पूरा क्या हो गया 4.8 इंटू 1.275 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 18 ESU सेंटीमीटर। इसको अब यहाँ मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ देखें ये ESU और सेंटीमीटर और 10 की पावर 18, इस फैक्टर को देखें, ये फैक्टर किसके इक्वल था, 10 की पावर 18 ESU सेंटीमीटर, ये 1 dBi के इक्वल है। तो मैं इस पूरे फैक्टर को रिमूव करके वहां क्या पुटअप कर दूं 1 dBi, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहां लिख रहा हूं इसे मैं 4.8 इंटू 1.275 dBi, इसको सोल्व करने पर आएगा 6.12 dBi। तो हमारे पास दो फैक्टर हो गए, ये ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट जो 1.07 dBi है, और ये हमारे पास क्या है कि जब हमने HCl को 100% आयोनिक कंपाउंड मान लिया है, उस कंडीशन में उसका डाइपोल मोमेंट। इन दोनों वैल्यू को मैं यहाँ पुटअप करता हूँ, तो 1.07 डिवाइडेड बाय 6.12, तो आंसर आता है 17.48%। इसका मीनिंग क्या हुआ कि HCl के अंदर जो आयोनिक करेक्टर्स है वो 17.48% है। ये हमारे पास क्या है, किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड्स में आयोनिक करेक्टर्स मेजर करने का फॉर्मूला है। याद क्या रखना है, ये वैल्यू तो हमें क्वेश्चंस में दी हुई होती है, हमें ये दी हुई होगी प्लस साथ में डिस्टेंस हमें गिवन होगी, ये दोनों में दी हुई होती है। तो हमें क्या निकालना पड़ता है, उस मॉलिक्यूल में यदि 100% आयोनिक करेक्टर्स होता तो ये फॉर्मूला लगेगा Q मल्टीप्लाई बाय D। Q किस में लेंगे, ESU में फिक्स है। ये यहाँ +2 होता तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता, +3 होता तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता इस एटम के लिए। तो ये फॉर्मूला लगा ESU, ये मल्टीप्लाई हुआ हमारे पास डिस्टेंस D से हुआ, ये सेंटीमीटर में लेना डिस्टेंस हमें। अब इन दोनों को सोल्व करने पर ये आ जाएगा, जो आपके पास ये वैल्यू आती है कंप्लीट आयोनिक करेक्टर्स की, उसकी वैल्यू को यहाँ पुटअप करोगे, इन दोनों का रेशियो जो आएगा वो आयोनिक करेक्टर्स आ जाएगा हमारे पास। ये तो हुआ हमारे पास कि हम डाइपोल मोमेंट की वैल्यू से कैसे किसी कंपाउंड में आयोनिक करेक्टर्स का परसेंटेज मेजर कर सकते हैं। अब आते हैं कुछ डाइपोल मोमेंट्स के कुछ और करेक्टर्स पढ़ते हैं हम लोग। इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ मैं। इसका ट्रीटमेंट किया है बोर्ड का, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी से साफ हो रहा है, ये सुधर गया है ये भी। अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है, फर्स्ट चीज डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान रखना ये चीज वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर डाइपोल मोमेंट ऑफ ए
डाइपोल मोमेंट ऑफ ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल V vector sum of all bond dipole, V vector sum of all bond dipole present in the molecule। ये क्या लैंग्वेज है सर? लैंग्वेज थोड़ी टूटी फूटी हो सकती है, लेकिन अब जो समझाऊंगा वो आप समझें। यदि मान लो किसी ये इस तरह का मॉलिक्यूल है, ए ऐसे मान लेता हूं, ये हमारे पास मॉलिक्यूल की जो शेप है वो है ट्राइगोनल प्लेनर। समझा रहा हूं, यहां कौन है वो अभी हमें नहीं मालूम है। फॉर डाइपोल मोमेंट ऑफ ए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, यदि एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है और उसका हमें डाइपोल मोमेंट मेजर करना है तो हमें क्या काम करना पड़ेगा? यहां 3 बॉन्ड है, यहां मान लेता हूं बी है, बी है और बी है, और मान लेता हूं कि जो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ए से ज्यादा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो डायरेक्शंस कैसे करूंगा? इस बॉन्ड का जो डाइपोल होगा उसे मैं क्या कहूंगा? बॉन्ड डाइपोल। ये बॉन्ड डाइपोल, ये भी बॉन्ड डाइपोल, ये भी बॉन्ड डाइपोल। मुझे क्या काम करना पड़ेगा? इस मॉलिक्यूल के जितने भी बॉन्ड डाइपोल है उनका वेक्टर सम करना पड़ेगा। जैसे इसका क्या होगा डायरेक्शंस? ये ऐसे होगी, ये क्रॉस जेरो लगाया, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई। इसका कैसे होगा? ये ऐसे होगा, इसका इस तरफ से होगा। तो मुझे क्या काम करना पड़ेगा? हर एक बॉन्ड डाइपोल का वेक्टर सम निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आएगा? इस तरफ, और इसका रिजल्टेंट कहाँ है? ऊपर की तरफ। यदि ये दोनों इक्वल है एंड अपोजिट है, दोनों लाइन है इक्वल एंड अपोजिट है, तो जो नेट डाइपोल आएगा, जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो आएगा 0। उस कंडीशन में मैं क्या कहूंगा? म्यू 0 है तो ये मॉलिक्यूल कैसा हुआ? नॉन पोलर हुआ है। तो क्या है? फॉर डाइपोल मोमेंट ऑफ, तो यहां एक और लाइन जोड़ देता हूं, तो एक वर्ड जोड़ देता हूं नेट। फॉर नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ ए पॉलीएटॉमिक आयन क्या करते हैं? वी वेक्टर सम द ऑल बॉन्ड डाइपोल प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। उस मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड है उन सभी बॉन्ड का बॉन्ड डाइपोल का हम वेक्टर सम करेंगे। और यदि उसका जो यहां लिखता हूं नेट डाइपोल मोमेंट यदि 0 आता है तो वो नॉन पोलर है। यदि उसका जो नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं आता है तो वो पोलर मॉलिक्यूल है। अब मैं एग्जांपल लेता हूं, उससे आपको समझ में आएगा। 2 चीज याद रखना, डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और ये डाइपोल मोमेंट निकालने के लिए हमें इस तरह से उन सभी बॉन्ड के बॉन्ड डाइपोल का वेक्टर सम करना पड़ेगा। तीसरी और काम की चीज, किसी भी कोवैलेंट कंपाउंड का यदि आपको डाइपोल निकालना है तो आपको उसकी स्ट्रक्चर मालूम होनी चाहिए। इसीलिए हमने पहले क्या पढ़ा है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, वो इससे पहले पढ़ी है। रीजन क्या है? कि हमें स्ट्रक्चर्स मालूम होगी। दूसरा एक और है कि हम डाइपोल मोमेंट से भी स्ट्रक्चर्स निकाल सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा टफ है। वहां पर भी आपको क्या चाहिए? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए। कौन सी थ्योरी? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का। अब मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं। टॉपिक का नाम क्या है? कैलकुलेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट। कैसे करेंगे यहां देखते हैं। फर्स्ट आते हैं फॉर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल, जिसमें केवल 2 ही एटम है। जब एटम ही 2 होंगे तो बॉन्ड ही 1 होगा। जब बॉन्ड ही 1 है तो उसके अपोजिट में कुछ नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल, सारे के सारे ऐसे मॉलिक्यूल जो डाइएटॉमिक है, प्लस डाइएटो में भी कैसा है? हेटेरो डाइएटॉमिक हो।
हेट्रो का मतलब हेट्रो डाइएटोमिक हो, मॉलिक्यूल हो, वो सारे के सारे कैसे हैं, पोलर मॉलिक्यूल है। वो सारे के सारे मॉलिक्यूल लगभग पोलर हैं। और कौन से, होमो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल, होमो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल, वो सारे के सारे उनका म्यू नेट कैसा आता है, 0 आता है। तो वो कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे। डाइएटोमिक की बात हो रही, ट्राइएटोमिक की नहीं। तो यहाँ जैसे O2 नॉन पोलर है, H2 नॉन पोलर है, N2 नॉन पोलर है, O3 नॉन पोलर है या नहीं है हमें मालूम नहीं है, क्योंकि ये डाइएटोमिक नहीं है। सारे हेलोजन Cl2, Br2, I2, F2 ये सारे क्या हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। अब आते हैं हेट्रोएटोमिक में कौन कौन है, इसका एग्जाम्पल यहाँ ले लेता हूँ। अभी मैंने एग्जाम्पल लिया भी था, HF, HCl, HBr और HI, और इनके डायपोल मोमेंट को मैंने लिखा था 1.78 d बाई 1.07 d बाई 0.79 d बाई, और यहाँ था 0.38 d बाई। यहाँ से आपको क्या कंसेप्ट नज़र आता है, इनमें सब में ऐसा होगा, यहाँ x लिख देता हूँ, तो डायरेक्शंस क्या होगी इन सब में, ये होगी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की ओर। और यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, जनरली क्या हो रहा है, फॉर्मूला क्या डायपोल मोमेंट का, Q इक्वल्स टू चार्ज मल्टीप्लाई बाय डी। तो मैं इनमें कंपेयर करूं तो यहाँ जो चार्ज है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है, नेगेटिव 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 और नेगेटिव, वो कम हो रहा है। यानी इनमें चार्ज को तो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस बढ़ रही है। तो मैं यहाँ की बात करूँ तो यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा है लेकिन चार्ज कम है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, ध्यान रखना, इन दोनों का मल्टीप्लाई की जो वैल्यू म्यू आ रही है वो कम आ रही है। इसका मतलब क्या है कि जो चार्ज है वो ज़्यादा डोमिनेंट है, चार्ज ज़्यादा डोमिनेंट है। इसका मतलब जो चार्ज में डिक्रीज हो रहा है वो ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है कंपैरिजन टू डिस्टेंस में जितना इंक्रीज हो रहा है। तो जनरली जब हम डाइपोल मोमेंट का मेजरमेंट करते हैं तो जो चार्ज है वो डोमिनेंट होता है, एक केस को छोड़कर, और वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। और वो भी कहाँ है, CCl और CF बॉन्ड में। यहाँ उल्टा है, यहाँ इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। ये हम वहीं पढ़ेंगे जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। इसको वापस हटा रहा हूँ मैं, ध्यान रखना, CCl बॉन्ड की जो डाइपोल मोमेंट है वो CF बॉन्ड से ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस डोमिनेंट रहती है। केवल इसी कंपाउंड में ऐसा है। इसको हटा देते हैं वापस हम। अब ये सारे के सारे जो जितने भी मॉलिक्यूल हैं ये हेट्रोएटोमिक हैं और डाइएटोमिक हैं, और ये सारे के सारे पोलर हैं। और इनमें जो पोलर करैक्टर है, जनरली क्या होगा, डाइपोल मोमेंट जो है, जनरली डाइपोल मोमेंट किसका, ऑफ हेट्रो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल का, हेट्रो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है इंक्रीज होता है विथ इंक्रीजिंग द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बॉन्डेड एटम। काम का है, डाइएटोमिक मॉलिक्यूल पर अप्लाई होता है और वो भी हेट्रो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल पर। इन सब पर क्या कंसेप्ट लगा है कि इनमें यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बढ़ेगा तो इनका डाइपोल मोमेंट इंक्रीज होगा। जैसे यहाँ डिफरेंस कम है, ये डाइपोल मोमेंट 0.38 है। Br और H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस HI से ज़्यादा है, डाइपोल मोमेंट बढ़ गया। यहाँ थोड़ा और ज़्यादा है, और आ गया, यहाँ सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट 1.78 मैक्सिमम है। ये तो हुआ हमारे पास डाइएटोमिक मॉलिक्यूल का। तो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल का कंसेप्ट तो खत्म हुआ। अब कहाँ जाते हैं, पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल में, और वहीं बढ़िया बढ़िया कंसेप्ट लगते हैं, आराम से समझिएगा। अब कहाँ जाते हैं हम लोग, पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल पे लगा रहे हैं कंसेप्ट हम लोग। तो फर्स्ट आ जाते हैं पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल। सेकंड हमारे पास जो है वो है पॉलीएटोमिक मॉलिक्यूल।
पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक काम की लाइन, ऑल रेगुलर, all molecules with regular shape और symmetrical structures, उन सभी का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। सर ये कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स थी? ठीक हमने इसके पहले वाले वीडियो में जो पढ़ी थी और उसके भी पहले वाले में 2 वीडियो हमारे पास आ चुके, 3 वीडियो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का। और वहाँ कौन कौन सी है? ये सारी AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, इन सभी का डाइपोल मोमेंट 0 होता है। बस 2 कंडीशंस क्या है? सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर नहीं हो और जो अदर एटम हो वो सारे कैसे हो? सेम हो। उस कंडीशन में उन सभी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट 0 होगा। अभी हम एग्जांपल से भी चेक कर लेते हैं, जैसे CO2 का, CO2 तो हमें सबसे पहले मालूम क्या हो कि CO2 की स्ट्रक्चर्स क्या है। तो यदि आप इनके पहले वाले वीडियो आपने देखे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो CO2 है वो AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है और उसकी स्ट्रक्चर कैसी है? लीनियर है। ये ऐसा स्ट्रक्चर है। फिर कहता हूँ बिना स्ट्रक्चर आप डाइपोल मोमेंट को मेजर नहीं कर सकते, आइडिया नहीं लगा सकते, आपको स्ट्रक्चर्स का मालूम हो। अब ये CO2 की स्ट्रक्चर्स है, यहाँ डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस कहाँ से कहाँ होगी? C की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, O की ज़्यादा है, तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शंस हुई, ये इधर डायरेक्शन हुई। यहाँ क्या लग रहा है? दोनों जो डाइपोल है, जो दोनों बॉन्ड डाइपोल है, ये पहला बॉन्ड डाइपोल, ये दूसरा बॉन्ड डाइपोल, इसे क्या कह दूँ? μ1, इसे क्या कह दूँ? μ2। तो दोनों कैसे हैं? μ1 बराबर μ2 है, लेकिन कैसे हैं? अपोजिट हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन दोनों का जो वेक्टर सम निकलेगा, जो नेट आएगा, नेट क्या आएगा? इनका 0 आएगा। यदि 0 आएगा तो CO2 कैसा मॉलिक्यूल हो गया? नॉन पोलर हो गया है। ये तो हुआ CO2 का। अब यदि मैं डायग्राम एग्जाम्पल किसका ले लूँ? SO2 का ले लूँ, तो हमें फिर क्या मालूम हो? SO2 की स्ट्रक्चर्स क्या है? तो ये मैं निकालूँ, इसको Z के निकालूँ तो Z कैसे निकलता है? इसका 1/2, वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, कितने इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है? 0। कितने ऐसे एटम जुड़े हुए हैं जो मोनोवैलेंट है, जो एक बॉन्ड बनाते हैं? ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ 0, और इसके ऊपर माइनस करके इस पूरे मॉलिक्यूल पर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं? 0। इसको ऐसे सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 3। तो 3 का मतलब क्या है कि इसके Z की वैल्यू 3 आई। इसका मतलब है कि इसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉनिक पेयर है वो 3 है। 3 होने चाहिए, 3 है इसके अंदर। तो यहाँ तो 2 ही ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, जितने एटम जुड़े हुए हैं उतने बॉन्ड पेयर हैं। तो बॉन्ड पेयर तो कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं? 1। तो इसका टाइप कौन सा हुआ? AB2E हुआ है। और AB2E में हमें मालूम है स्ट्रक्चर कैसी होती है? बेंट होती है। इसको हटा रहा हूँ यहाँ पर मैं ऊपर से। स्ट्रक्चर कैसी होती है? बेंट होती है। अब इसकी मैं बेंट स्ट्रक्चर बनाता हूँ, किसकी? SO2 की। तो ये ऐसी है, ये ऐसी। और यहाँ एक लोन पेयर है, तभी तो हमने लिखा यहाँ लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 2 है। तो यहाँ मैं एक बार सिंगल बॉन्ड ही बना देता हूँ। ये इस तरह से है, ये इस तरह से SO2 की स्ट्रक्चर्स है। अब फिर यहाँ समझते हैं, S और O में O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो बॉन्ड की पोलरिटी किस तरफ होगी? S से O की तरफ। यहाँ पर भी S से O की तरफ। अब यहाँ एक लोन पेयर भी है। लोन पेयर का ध्यान रखना, जिस मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर आ जाए तो उस लोन पेयर का भी अपनी एक पोलरिटी होती है। लोन पेयर किधर बना रखा हमने? ऊपर की ओर। इसका मतलब इस लोन पेयर की डायरेक्शन हमेशा इस सेंट्रल एटम से अपोजिट होगी। अपोजिट का मतलब यहाँ सेंट्रल एटम है तो इसके अपोजिट इधर तो होगी नहीं, ऊपर की तरफ होगी। जिस तरफ लोन पेयर है उसी तरफ इसकी डायरेक्शन होगी।
तो ये ऐसे होगा। अब यदि मैं इन तीनों का वेक्टर सम करके इनका रिजल्टेंट निकालूं, तो हम यहाँ वेक्टर नहीं निकालेंगे, उसकी जरूरत नहीं है हमें, सिंपल सा दिमाग लगा लेते हैं। इन दोनों का रिजल्टेंट, एक इधर है एक इधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा। ये इसके अपोजिट है लेकिन इक्वल नहीं होगा, क्योंकि यहां तो लोन पेयर का बॉन्ड डाइपोल है, यहां इन दोनों का रिजल्टेंट डाइपोल है। तो इसको क्या कह दूं मैं, μ1, इसको क्या कह दूं, μ2। तो ये क्या हुआ, μ1 और 2 का नेट डाइपोल है, ये μ1 और 2 का है, ये इस लोन पेयर का है। तो इसका जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा वो 0 नहीं होगा, यानी ये कैसा मॉलिक्यूल हो गया है, पोलर मॉलिक्यूल है ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अब ये तो 2 एग्जाम्पल हो गए हमारे पास। मैं और एग्जाम्पल लेता हूं डाइपोल मोमेंट की कैलकुलेशंस के। एक लाइन मैं आपको बता चुका हूं कि जितने भी रेगुलर स्ट्रक्चर्स है, AB2, AB3, AB4, AB5, AB6, इन सभी का डाइपोल 0 होता है। चेक कर लो, जैसे ये BeCl2 है, BeCl2 स्ट्रक्चर्स ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से निकाल सकते हैं। ये AB2 टाइप का मॉलिक्यूल है, स्ट्रक्चर इसकी लीनियर है, डायरेक्शंस कहाँ से कहाँ होगी, BE2 से Cl की ओर होगी। दोनों कैसे हैं, इक्वल और अपोजिट है, तो इसका म्यू कैसा आएगा, 0 0 आएगा। तो ये कैसा मॉलिक्यूल हुआ, नॉन पोलर हुआ है। और किसका एग्जाम्पल ले लें हम लोग, BF3 का ले लें, तो इसका क्या होगा, इस तरह की स्ट्रक्चर होगी, ये AB3 टाइप का मॉलिक्यूल है ये। और यहाँ कौन होगा, A होगा, यहाँ कौन होगा, F होगा, यहाँ F है, यहाँ F है। अब यहाँ कौन है, रियल में बोरोन है। अब यदि मैं यहाँ चेक करूँ तो B से F डायरेक्शन, B से F डायरेक्शन, B से F डायरेक्शन, इन दोनों का रिजल्टेंट इधर होगा। अब देखें इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इन दोनों का रिजल्टेंट, यहाँ भी F है, यहाँ भी F है, यहाँ भी F है। ये आपने वेक्टर पढ़े हैं तो आपको मालूम होना चाहिए इन दोनों का रिजल्टेंट जो है वो एक F के इक्वल होगा, और इसके अपोजिट भी F ही है। तो ये दोनों कैसे हुए, इक्वल हैं, और इक्वल हैं प्लस अपोजिट है। तो इनका जो नेट डाइपोल आएगा वो कैसा आ जाएगा, 0 0 आने का मतलब ये भी कैसा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है। यहाँ देखो मैंने AB2 का एग्जाम्पल लिया, यहाँ AB3 का एग्जाम्पल लिया। अब मैं AB4 CH4 CCl4 इन दोनों का कैसा होगा डाइपोल, या SiCl4, ये सारे AB4 टाइप के मॉलिक्यूल हैं। इनकी स्ट्रक्चर्स कैसी होगी, टेट्राहेड्रल होगी, ऐसी होगी इनकी स्ट्रक्चर। यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ B है, और यहाँ A है। एग्जाम्पल मैं CCl4 का ले लेता हूँ, तो यहाँ क्या लगा दूँ, Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, और यहाँ भी Cl, और यहाँ कौन है, यहाँ C है। तो अब इनमें क्या होगी डायरेक्शंस, C से Cl, C से Cl, C से Cl और C से Cl। इन चारों में कैसे होगी, इन चारों का एक्सपेरिमेंट से करके हम लोग शो करें, या मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ टेट्राहेड्रल का। ये देखें, ये ऐसा होगा। सेंटर में मैं किसको मान लूँ, यहाँ पर कार्बन को मान लेता हूँ। यहाँ कार्बन है, ये एक Cl, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। इसका डायरेक्शन इधर है, समझाने के लिए बता रहा हूँ मैं। इसका इधर है, इसका इधर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ मान लेता हूँ मैं। इस तरफ इन दोनों का रिजल्टेंट है, इस बॉन्ड का डाइपोल, इस बॉन्ड का डाइपोल इधर इधर, तो ये इन दोनों का इधर होगा। तो एक का इधर हुआ, एक का इधर हुआ। दोनों कैसे हैं, अपोजिट तो हैं, लेकिन इक्वल कब होंगे, जब ये भी दोनों Cl होते, ये भी दोनों Cl हैं, तो ये इक्वल हो जाएगा और अपोजिट भी हो जाएगा। अब यदि इन चारों Cl में से चारों हाइड्रोजन होते तो भी इक्वल और अपोजिट होता। इसका मतलब चारों Cl हैं या चारों H हैं, तो उस पूरे मॉलिक्यूल का डाइपोल 0 आएगा, नेट डाइपोल 0 आएगा। लेकिन यदि इन चारों में से एक हाइड्रोजन को, 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया Cl से, तो जो डाइपोल आएगा वो 0 नहीं आएगा। दूसरे को भी हटा दिया, तीसरे को भी हटा दिया, चौथे को भी हटा दिया, चौथे को हटाने पे 0 आ जाएगा। लेकिन चारों में से चारों एक जैसे हैं तो डाइपोल मोमेंट 0 है, लेकिन चारों में से 1, 2 या 3 अलग हैं तो उसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होगा।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, Ab4 का इस पूरे मॉलिक्यूल का डायपोल कितना आएगा, नेट डायपोल कितना आएगा, 0 आएगा। तो CH4, CCl4, SiCl4 ये सारे मॉलिक्यूल कैसे होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे। अब आते हैं हम लोग दूसरे एग्जांपल लेते हैं, Ab5 का ले लेते हैं। अब AB5 से अच्छा हम अब दूसरे एग्जांपल लेते हैं बच्चों। दूसरे एग्जांपल बहुत सारे हैं हमारे पास, तो मैं ले लेता हूँ एग्जांपल SO3 का। SO3 का ले लो, SO2 का, तो SO3 का एग्जांपल लेता हूँ मैं। SO3 में कौन सा टाइप है ये मैं, अब सर SO3 की स्ट्रक्चर्स कैसी होती है, बच्चों ये बेसिक कंसेप्ट है। यदि आपको स्ट्रक्चर्स नहीं आएगी तो आप ये पता नहीं लगा पाओगे कि उसका वो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। तो इसका Z निकालें, इसका Z का फॉर्मूला क्या है, इस सेंटर एटम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1/2, ये फॉर्मूले का पार्ट है। यहाँ है 6 प्लस इस पूरे मॉलिक्यूल पर कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 0 प्लस इस सेंट्रल एटम से ऐसे कितने एटम जुड़े हुए हैं जो मोनोवैलेंट है, जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, 0, ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है, 0 माइनस इस पूरे मॉलिक्यूल पर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 0। क्या आया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 3। ये 3 क्या बताता है कि इस सल्फर के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, यानी ये क्या बताता, टोटल यानी लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर, इन दोनों का सम कितना है, 3 है। अब देखें 3 ऑक्सीजन इससे बॉन्डेड है, इसका मतलब तीनों के तीनों जो हैं वो क्या है, बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है, उल्टा हो गया, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है। तो लोन पेयर कितने हैं, इसके पास 0 है, और जब लोन पेयर 0 है, बॉन्ड पेयर 3 है, तो इसका टाइप कौन सा हुआ, AB3 हुआ। और AB3 टाइप में इसकी स्ट्रक्चर्स क्या होगी, ऐसी होगी 1 2 3, और लोन पेयर तो है ही नहीं, और तीनों कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो इस बॉन्ड का डायपोल इधर, इस बॉन्ड का डायपोल इधर, और इस बॉन्ड का डायपोल इधर। अब दिमाग लगाओ, ये दोनों का रिजल्ट इधर होगा, ये इधर है और इक्वल भी है और अपोजिट भी है, इक्वल है प्लस कैसा है, अपोजिट है। तो इसका जो नेट डायपोल मोमेंट आएगा वो 0 आ जाएगा। तो ये कैसा मॉलिक्यूल हुआ, नॉन पोलर। SO2 पोलर है, SO3 जो है वो नॉन पोलर है। अगला एग्जांपल वाटर का ले लें हम लोग, H2O का। फिर आएगा गड़बड़, H2O की स्ट्रक्चर दिया, आपको ये थ्योरी मालूम नहीं हो तो मैं ऐसी भी बना सकता हूँ। यदि मैंने ऐसी थ्योरी बना दी, ऐसे बना दी, तो इधर इसका, इधर इसका, इधर इसका, इधर इसका, तो मैं क्या निकाल दूंगा, नेट डायपोल मोमेंट 0, जबकि ऐसा है नहीं। वाटर सबसे ज़्यादा पोलर मॉलिक्यूल है। तो हमें स्ट्रक्चर्स मालूम होनी चाहिए, स्ट्रक्चर्स के बिना सब गड़बड़ है। और स्ट्रक्चर्स मालूम करने के लिए इसके पहले के 3 वीडियो आपको देखने पड़ेंगे, तब जाके आपके पास स्ट्रक्चर्स का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो आता हूँ वापस H2O में। H2O में हम क्या लगाएं, यही कंसेप्ट लगाएं, ये वाला फॉर्मूला लगाएं। तो Z निकालते हैं इसका, पहले Z कितना होगा, 1/2, सेंटर एटम या ऑक्सीजन है, 6 माइनस प्लस कितने नेगेटिव चार्ज है, 0 प्लस कितने ऐसे एटम जुड़े हुए हैं ऑक्सीजन से जो सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, 2, दोनों हाइड्रोजन, माइनस इसके ऊपर कितने पॉजिटिव चार्ज हैं, 0। अब इसका निकालें तो 6 + 2 8, 8 को 2 से डिवाइड करो तो Z बराबर 4। अब दिमाग लगाएं यहाँ पर, तो यहाँ तो O से 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए, तो यहाँ तो 4 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ बॉन्ड पेयर तो कितने हैं, 2, लोन पेयर कितने हैं, 2, और इसका मतलब इसका टाइप कौन सा हो गया, Ab2E2। Ab2E2 में E नहीं होते तो B होते तो इसकी स्ट्रक्चर ऐसी होती। तो यहाँ 2 तो क्या है, लोन पेयर है, और 2 जगह क्या है, B है, और यहाँ कौन है, A है। तो ये इस तरह की स्ट्रक्चर्स वाटर की है। इसको मैं ऐसे बना दूँ, यहाँ पर यहाँ O लिख दूँ, यहाँ एक लोन पेयर, यहाँ दूसरा लोन पेयर, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये डायरेक्शंस हुआ, ये इसका डायरेक्शंस हुआ, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हाई की ओर। ये अब लोन पेयर इसके अपोजिट होगा, तो ये इस तरफ जाएगा, इसका इस तरफ जाएगा। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर, इन दोनों, ये इधर जा रहा है, ये इधर, तो इन दोनों का रिजल्टेंट भी इधर। तो ये दोनों
का रिजल्टेंट ऐड हो जाएगा, तो यहाँ जो म्यू नेट आएगा वो ज़ीरो नहीं आएगा। लगभग वैल्यू है 1.85 के आसपास है, डी बाई 1.85 या 1.87 है वाटर का डाइपोल मोमेंट। और इसीलिए वाटर क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है। और वाटर के पोलर मॉलिक्यूल होने से ही एक इसका कांस्टेंट है वो बहुत ज़्यादा है। कौन सा है वो, जिससे इसमें बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड्स डिसोल्व हो जाते हैं। याद करो, याद आएगा धीरे धीरे, नहीं तो मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा। तो वाटर कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर मॉलिक्यूल है, याद रखना। उसके बाद आते हैं हम लोग किसकी स्ट्रक्चर चेक करें हम लोग। हाँ, अब आ जाते हैं मेन NCl3 और NF3 में कंपैरिजन चेक करते हैं हम लोग। कंपैरिजन इनमें क्या है, इनके डाइपोल मोमेंट में। तो फिर आओ, फिर दिमाग में आई NCl3 की शेप कैसी है, फिर फॉर्मूला निकालो, Z निकालो इसका 1/2 N की वैल्यू 5, वैलेंस सेल में नेगेटिव चार्ज 0, मोनोवैलेंट एटम 3, पॉजिटिव चार्ज 0। कितना हो गया Z की वैल्यू 4i, 4 का मतलब 3 ही है इसमें एटम, तो टाइप कौन सा हुआ इसका, AB3E हुआ है। 4 है, 4 में से यहाँ तो 3 ही Cl जुड़े हुए हैं, तो 3 तो बॉन्ड पेयर हुए, 4 आ रहे हैं, 3 तो कंसीडर हो गए, एक जो है वो इसमें लोन पेयर है, टाइप हुआ इसका AB3। AB3 में स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसकी स्ट्रक्चर ऐसे बना देता हूँ, ये Cl, ये Cl, ये Cl, और यहाँ NF3 भी ऐसा ही होगा, कोई चेंजेस नहीं होगा इसमें भी। तो यहाँ लोन पेयर F, F और यहाँ F। उसके बाद आते हैं हम लोग, अब इसका डाइपोल निकालते हैं हम। तो यहाँ से कैसे होगा, इस बॉन्ड का डाइपोल कैसे होगा, Cl से N या N से Cl। तो नाइट्रोजन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, N की ज़्यादा है। सर दोनों की 3.0 3.0 है, ध्यान रखना। लेकिन जो नाइट्रोजन की जो साइज़ है वो क्लोरीन से छोटी है, इसलिए पोलिंग स्केल पे हम क्या मान के चलते हैं कि नाइट्रोजन की जो पावर है वो F से ज़्यादा है। तो यहाँ भी कैसा हुआ, इसकी जगह मैं H ले लेता हूँ, ज़्यादा आसान रहेगा आपके लिए। H अमोनिया ले लेता हूँ, तो यहाँ मैं H कर दूँ, इससे स्ट्रक्चर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सब सेम आएगी। H से N, यहाँ भी H से N। तो इन तीनों का रिजल्टेंट, ये स्ट्रक्चर ऐसी है। ओहो ओहो हो, नीचे गिर गए। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ऐसी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। तो क्या है, ट्राइगोनल, कहाँ गई वो स्ट्रक्चर, हाँ ये रही। इसको ऐसे दिखा देता हूँ, ये ऐसी स्ट्रक्चर है इसकी। ये बॉन्ड थोड़े से नीचे हैं, तीनों बॉन्ड, और यहाँ ऊपर लोन पेयर है। तो इसका इस बॉन्ड का डाइपोल, इस बॉन्ड का बॉन्ड डाइपोल और इस बॉन्ड का बॉन्ड डाइपोल कौन है, यहाँ H है, H है, H है। डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगी, H से C, H से C, H से C, यानी इन तीनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर। ये इधर जा रहा है, ये इधर और ये इधर, इन तीनों का रिजल्टेंट, इन तीनों H का रिजल्टेंट ऊपर होगा। और ऊपर ही कौन है, यहाँ पर लोन पेयर भी यहीं पे लगा हुआ है, तो लोन पेयर का भी कहाँ होगा, ऊपर की तरफ ही होगा। तो ओवरऑल क्या होगा, इन तीनों हाइड्रोजन का, इस लोन पेयर का, सब के सब एक ही डायरेक्शन में होंगे। तो इसका म्यू नेट जो भी आएगा वो 0 तो नहीं आएगा। अगला हमारे पास है F में। F में देखो गड़बड़ हो गई, F में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है नाइट्रोजन से, तो इन तीनों का जो बॉन्ड डाइपोल होगा वो डाउनवर्ड्स होगा, और इस लोन पेयर का कहाँ होगा, ऊपर की। तो दोनों कैसे हो गए, इन तीनों का नीचे की तरफ, इसका ऊपर। तो यहाँ जो नेट आएगा वो भी 0 नहीं आएगा, वो भी 0 नहीं होगा। तो ये इसको कह देता हूँ मैं म्यू NF3, इसको कह देता हूँ मैं म्यू NH3। और क्या हुआ कि इन तीनों का, यहाँ पर दोनों एड हो गए हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जबकि यहाँ दोनों अपोजिट हैं लेकिन इक्वल नहीं है, इसलिए 0 नहीं आया। तो यहाँ क्या होगा, म्यू अमोनिया का जो डाइपोल मोमेंट है उसकी वैल्यू म्यू नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड से ज़्यादा होगी। ये बहुत बार क्वेश्चंस में आ चुका है, ये यहाँ पर कंसेप्ट लगा। अब मैं कहाँ जाता हूँ, मोटा मोटी हमारा डाइपोल
ख़त्म हो गया है। अब मैं आता हूँ इसकी एप्लीकेशंस पर, डायपोल मोमेंट की क्या क्या एप्लीकेशंस है। और यहाँ पर आपको बहुत सारे नए नए कंसेप्ट मिलने वाले हैं, ज़्यादा नहीं है, शॉर्ट में है। डायपोल मोमेंट की एप्लीकेशंस पे आ जाते हैं हम लोग। फिर कहता हूँ डायपोल मोमेंट निकालने के लिए आपको हल्की सी स्ट्रक्चर्स मालूम हो। तो फर्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मोमेंट, ये लास्ट टॉपिक है डायपोल मोमेंट का। एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट, फर्स्ट एप्लीकेशंस क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट we can distinguish between polar and नॉन पोलर मॉलिक्यूल। आसान सी एप्लीकेशन है, हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। यदि किसी का नेट जो है वो 0 आता है तो वो क्या है? नॉन पोलर है। और यदि किसी का म्यू नेट जो है वो 0 नहीं है तो वो पोलर मॉलिक्यूल है। ये हो गई इसकी फर्स्ट एप्लीकेशंस। अब सेकंड पे आ जाते हैं हम लोग। सेकंड क्या है? टू डिटरमाइन द बॉन्ड डाइपोल और पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। इसको ऐसे समझ, ये ज़्यादा सही है। पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड, जैसे HF और HCl, इसका डायपोल मोमेंट 1.78 dBi है, इसका 1.07 dBi है। इसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है, इसका मतलब इस बॉन्ड की जो पोलैरिटी है, इस बॉन्ड की पोलैरिटी ज़्यादा है। ये हमारे पास हुई इसकी सेकंड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन क्या है? उल्टा आता है कई बार, बहुत बार ये क्वेश्चन आता है और ये थ्योरी का क्वेश्चन है, ये MCQ का क्वेश्चन नहीं है। और क्या आता है इस क्वेश्चन में? ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट। क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे आती है, ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट प्रिडिक्ट द शेप ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट प्रिडिक्ट। थर्ड एप्लीकेशन क्या है? प्रिडिक्शन ऑफ शेप ऑफ, थर्ड एप्लीकेशन है ये, प्रिडिक्शन ऑफ शेप ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट। जैसे मैं समझाता हूं, क्वेश्चन आता है प्रिडिक्ट द शेप ऑफ SO2 एंड CO2 ऑन द बेसिस ऑफ देयर डायपोल मोमेंट। अब इसमें क्या होता है कि इन दोनों का नेट डायपोल मोमेंट दिया हुआ होता है, इसका 0 नहीं है और इसका नेट डायपोल मोमेंट 0 है। क्वेश्चंस क्या आता है कि इन दोनों के डायपोल मोमेंट की वैल्यू हमें दे दी जाती है और फिर क्या कहता है कि इनके डायपोल मोमेंट के बेसिस पर इनकी शेप बताओ। तो सिंपल सा क्या है कि यहाँ डायपोल मोमेंट 0 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ जो दोनों ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्डेड है वो अपोजिट डायरेक्शंस में होंगे। वो तभी हो सकता है जब CO2 की स्ट्रक्चर कैसी हो? लीनियर हो। और यहाँ ये क्या कह रहा है कि ये स्ट्रक्चर्स लीनियर पॉसिबल नहीं है, लीनियर के अलावा कुछ और होगी। वो केवल क्वेश्चंस में दे दिया जाता है कि ये लीनियर है और ये बेंट है, ये डायपोल मोमेंट के बेसिस पर एक्सप्लेन करें। तो यहाँ लीनियर नहीं है, इसीलिए दोनों ऑक्सीजन इसकी बेंट होती है। यहाँ ये लीनियर नहीं है, यहाँ लोन पेयर है। यहाँ ये लीनियर नहीं है क्योंकि यहाँ लोन पेयर है, इसीलिए इसका जो नेट डायपोल मोमेंट है वो 0 नहीं है। तो बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, क्या आता है? ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये इसकी थर्ड एप्लीकेशन हो गई। फर्स्ट क्या थी हमारे पास कि हम डायपोल मोमेंट के बेसिस पर क्या कर सकते हैं? दो मॉलिक्यूल में डिफरेंस कर सकते हैं कि ये पोलर है और ये नॉन पोलर है। सेकंड क्या थी हमारे पास कि हम डायपोल मोमेंट के बेसिस पर किसी भी बॉन्ड की पोलरिटी ज़्यादा है या कम है ये बता सकते हैं। थर्ड हम एप्लीकेशंस क्या थी? हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल की शेप कैसी होगी। चौथी हमारे पास क्या है?
चौथी है कि फोर्थ, on the basis of dipole moment we can calculate the ionic character in कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये काम का है, ये फॉर्मूला पहले भी आ चुका था। और क्या था फॉर्मूला? परसेंटेज आयोनिक करैक्टर निकालना हो आपको तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास? ऑब्जर्व्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय डाइपोल मोमेंट ऑफ कंप्लीट आयोनिक करैक्टर मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला था, ये हमें क्वेश्चंस में दिया हुआ होता है, हमें ये फॉर्मूला लगा के निकालना होता है। और दोनों निकालने के बाद जो आंसर्स आएगा उससे हम परसेंटेज आयोनिक करैक्टर्स निकाल लेते हैं। एक जनरल स्टेटमेंट है कि इफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट इज, अब अगला 1.7 से ज़्यादा है, 1.7 है तो उसमें 50% आयोनिक करैक्टर है और 50% कोवेलेंट है। सेकंड क्या है? यदि 1.7 से ज़्यादा है तो उसमें 50% से ज़्यादा आयोनिक करैक्टर होंगे। और थर्ड क्या है कि यदि 1.7 से कम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस तो उसमें आयोनिक करैक्टर 50% से कम होंगे। एक जनरल इसी फॉर्मूले से आया है ये कहीं ना कहीं। तो क्या है? इफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट्स, जैसे मान लो ये दो एटम है ए और बी, ये आपस में बॉन्डेड है, तो इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है, 1.7 से ज़्यादा है या 1.7 के इक्वल है। तो 1.7 के इक्वल है तो इस मॉलिक्यूल में 50% आयोनिक करैक्टर्स है, 50% कोवेलेंट है। 1.7 से ज़्यादा है तो इसमें 50% से ज़्यादा आयोनिक करैक्टर्स है, और यदि 1.7 से कम है तो इसमें 50% से कम आयोनिक करैक्टर्स है। ये हमारे पास क्या हो गई? इसकी फोर्थ एप्लीकेशंस हो गई है। फिफ्थ और सिक्स्थ दो लास्ट एप्लीकेशंस है, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद ये टॉपिक हमारा ख़त्म हो गया बच्चों। टॉपिक का नाम क्या था? डाइपोल मोमेंट। फिफ्थ इसका करैक्टर्स क्या है? फिफ्थ करैक्टर्स क्या कहता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है बच्चों, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है ये। और वो क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक आइसोमेरिज्म है, आपने 10th में पढ़ी थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। यहाँ पर जो आइसोमेरिज्म है उसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है और उसमें दो आइसोमर बनते हैं, एक का नाम सिस है, एक का नाम क्या है? ट्रांस है। सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस क्या होते हैं? सिस का मतलब जो दो एटम एक जैसे हैं और वो दोनों एक ही तरफ हैं तो उसे कहते हैं सिस। दो एटम हैं और दोनों सेम एटम एक ही तरफ हैं तो उसे कहते हैं सिस, और वो अलग अलग डायरेक्शन में तो उसे कहते हैं ट्रांस। ये जनरली एल्कीन में होती है, एल्कीन सेकंड बुक में आएगी आपके। तो इसमें क्या, जैसे ये एग्जाम्पल, ये एल्कीन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, यहाँ मैं CH3 लिख दिया, इधर भी मैं CH3 लिख दूँ तो डबल बॉन्ड किधर कार्बन पे ऊपर, इधर भी ऊपर CH3 है, यहाँ H, और यहाँ सेम ग्रुप एक साइड है तो ये सिस है। और सेम ग्रुप एक साइड नहीं है, जैसे ये यहाँ H लगा दो, यहाँ CH3, यहाँ क्या लगा दो CH3, यहाँ क्या लगा दो H3, दोनों एक साइड नहीं है तो इसे कहते हैं ट्रांस। अब यदि इसका मैं डाइपोल मोमेंट निकालूं, जल्दी से निकाल लेता हूं, तो ये इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी, इसकी भी डायरेक्शन ऐसे होगी, इसकी ऐसे होगी, इसकी भी ऐसे होगी। तो इन दोनों को ये कैसे होगी? ये अपोजिट तो है लेकिन यहाँ CH3 का है और H का है, अपोजिट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। ये अपोजिट है लेकिन इक्वल नहीं है। या मान लो कि मैं इस बॉन्ड का डाइपोल बहुत कम होता है तो ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा तो इसका नेट जो है वो 0 नहीं होगा। अब आते हैं हम यहाँ पर, ये इसका इधर डायरेक्शन CH3 से C की ओर, इसका CH3 से C की ओर, H से C की ओर,
H से C की ओर। तो अब देखें ये इधर जा रहा है, ये इधर, ये कैसे हो गए इक्वल और अपोजिट, ये इक्वल और अपोजिट। तो इसका जो डायपोल मोमेंट है नेट, वो कैसा हुआ, 0 हुआ है। तो डायपोल मोमेंट से मैं क्या कह सकता हूं कि जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली जो ट्रांस का जो डायपोल है वो कम होता है, 0 हो सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, और जो सिस का डायपोल है वो ज़्यादा होता है। तो हम डायपोल मोमेंट के बेसिस पर क्या बता सकते हैं कि ये सिस आइसोमर है और ये ट्रांस आइसोमर है। जिसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है वो कौन सा होगा, सिस होगा, और जिसका डायपोल मोमेंट कम है वो कौन सा आइसोमर है, ट्रांस आइसोमर है। ये एग्जाम्पल हुए। और लास्ट इसकी एक और एप्लीकेशन है 6 नंबर, वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है, और वो क्या है, ऑर्थो मेटा पैरा। ये 3 आइसोमर्स होते हैं बेंजीन के। बेंजीन की जो स्ट्रक्चर आपने पढ़ी थी 10th में, एक स्ट्रक्चर ही पढ़ी थी आपने वहां पर केवल, ये जो है ये इसे कहते हैं बेंजीन। यहां कोई जुड़ा हुआ है, दूसरा यहां जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सी हो गई, 1-2 पोजीशन, इसे कहते हैं ऑर्थो। 1-3 को कहते हैं मेटा और 1-4 को कहते हैं पैरा। 1-4 को कहते हैं पैरा। ये हमारे पास 3 पोजीशन हो गई है। एक यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तो ये ऑर्थो हो गई। एक यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तो ये मेटा हो गई। एक यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तो ये पैरा हो गई। इसे हम 1 मानते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या है, सिंपल सा है कि हम डायपोल मोमेंट के बेसिस पर क्या समझा सकते हैं, कौन सा ऑर्थो होगा, कौन सा पैरा होगा और कौन सा मेटा होगा। अब यहाँ आ जाते हैं, कैसे समझाते हैं। मान लो एक Cl यहाँ है, दूसरा Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है, दूसरा Cl यहाँ है, एक Cl यहाँ है, दूसरा Cl यहाँ है। तो ये कौन से हो गए, ये तो हो गया पैरा, ये हो गया ऑर्थो और ये हो गया मेटा। इनमें यदि मैं दोनों की डायपोल निकालूं तो ये सारे जो कार्बन यहाँ पर है, यहाँ पर Cl है, तो ये इनका डायरेक्शन हुआ, ये इसका हुआ, कैसा है, इक्वल और अपोजिट है। तो इसका जो नेट आएगा वो 0 आएगा। यहाँ पर देखें, इसका इधर जा रहा है डायपोल, बॉन्ड डायपोल, इसका इधर, दोनों का रिजल्टेंट इसका इधर जा रहा है, दोनों का रिजल्टेंट कहाँ होगा, इस तरफ होगा। ये इधर जा रहा है, ये इधर, तो दोनों का रिजल्टेंट इस तरफ होगा। और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ ये इस तरफ जा रहा है, तो इन दोनों का डायपोल मोमेंट इस तरफ होगा। लेकिन यहाँ एंगल ज़्यादा है तो यहाँ डायपोल मोमेंट कम आएगा, यहाँ एंगल कम है तो यहाँ डायपोल मोमेंट थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। तो इन दोनों का जो नेट है वो 0 नहीं होगा, इन दोनों का नेट 0 नहीं होगा। तो इसको मैं क्या कह दूँ, 3, इसको क्या कह दूँ, 2, इसको क्या कह दूँ, 1। तो इनमें ऑर्डर क्या होगा, 1 सबसे कम होगा, 2 सबसे ज़्यादा होगा, 3 उससे कम और 2 सबसे ज़्यादा होगा। ये इनका ऑर्डर आ जाएगा डायपोल मोमेंट। यदि आपके पास 3 आइसोमर हैं बेंजीन के और जिसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब वो ऑर्थो है, जिसका थोड़ा कम आ रहा है वो मेटा है और जिसका 0 आ रहा है वो पैरा आइसोमर है। और इसके अलावा भी इनकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है। क्लोरो डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्साइल हेक्सेन को लेके हम समझा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं बच्चों डायपोल मोमेंट पर, वो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारा क्या खत्म हुआ, डायपोल मोमेंट या पोलैरिटी इन बॉन्ड्स में। और अब अगला क्या पढ़ने वाले हैं, अगला वीडियो आएगा फार्जान रूल्स का, वो भी बहुत काम का है, उसके भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू बच्चों।